निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशी शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं वो हैं ब्रजेश कुमार जी। ब्रजेश कुमार जी जो हैं वो जयपुर से हैं और एडवोकेट हैं, बहुत बढ़िया एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट वकील हैं। ब्रजेश कुमार जी, आपसे सीधा सवाल मेरा ये है कि आजकल जो लोग फ्लैट्स खरीदते हैं या बिल्डिंग्स खरीदते हैं या अपना कोई रहने के लिए स्थान खरीदते हैं, उसमें बहुत सारी धोखाधड़ियाँ हो रही हैं। तो एक इंसान जिसको फ्लैट लेना चाहिए या कोई चीज़ जैसे वो लेता है, अपनी प्रॉपर्टी लेता है, अचल संपत्ति, उसके लिए उनको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली अगर आप बताएँ तो अच्छा रहे। बताइए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पहले तो एक बात बता दूँ कि सर कोई व्यक्ति रहने के लिए अपना निवास खरीदता है, तो जो निवास है ना सर, वो एक शेल्टर होता है, उसके लिए शेल्टर होता है। और जी, जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू शेल्टर डिक्लेयर किया हुआ है, अर्थात हर व्यक्ति को एक आवास का अधिकार है। आवास का जी, अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और जब हम कहते जी, हैं कि मौलिक अधिकार, इसका अर्थ ये है कि यदि किसी के पास आवास नहीं है और वो गरीब है, तो वो हाई कोर्ट में सीधे जा सकता है कि मेरे पास आवास नहीं है, मेरे पास रहने का घर नहीं है, सरकार मुझे घर दे। ये मैं आपको सर पहली बात बता देता हूँ सर। पहला ये जो चीजें हैं कि हमारा जो आर्टिकल 21 है उसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है हमारा, उसके अंतर्गत एक राइट टू शेल्टर भी आ जाता है। रहने जी, का अधिकार, अर्थात एक छत का अधिकार। जो हमारी छत है उसको कोई तोड़े ना, ये भी हमारा एक अधिकार है। और यदि हमारे पास में कोई नहीं है तो गरीब अगर कोई है तो ये सरकार के दायित्व बनता है कि उनके लिए रहने के लिए एक छत मुहैया कराए, मकान मुहैया कराए। क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान हमने बहुत पहले सुना था, बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। रोटी जी, का अर्थ है उसको उसको पौष्टिक भोजन चाहिए, कपड़ा का अर्थ है उसके लिए जो नॉर्मल जो डेली के खर्चे हैं वो भी चाहिए। और एक मकान होना चाहिए, डिसेंट मकान होना चाहिए जिसमें आपके लिए जल, नल सब चीज़ होनी चाहिए। तो अब बात आती है सर हम इस पर फ्लैट पर। भारत सरकार ने नेशनल बिल्डिंग कोड बनाया हुआ है 1970 में, जिसमें समय के अनुसार समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं। तो नेशनल बिल्डिंग कोड जो बनाया हुआ है 1970 में, और वो ऐसा है कि पूरा एक जैसे हमारा जो अभी आपका सिविल प्रोसीजर कोड है, बाकी और भी संहिता हैं, कानून बने हुए हैं, ऐसे ही ये भी एक कानून बना हुआ है 1970 से। और हर राज्य के पास में एक अधिकार है कि वो एक बिल्डिंग की पॉलिसी बनाए। जी, बिल्डिंग में सिर्फ कॉमर्शियल बिल्डिंग आती हैं, आपके रहने के लिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग आती हैं, आपके सर जो है आपके फ्लैट, मल्टी स्टोरी, सब बिल्डिंग उसमें ही काउंट होते हैं। अब उसमें ये आता है सर कि जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका ढांचा कैसा होना चाहिए, उसको वो उसमें वेंटिलेशन का क्या विचार होना चाहिए, आपका किचन कैसा होना चाहिए, किचन का आकार कम से कम कितना होना चाहिए, बेडरूम का आकार मिनिमम कितना होना चाहिए, ये छोटी-छोटी बातें, विंडो का आकार कितना होना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी बातें सर उसमें नेशनल बिल्डिंग प्लान में, और जो हर स्टेट ने अपने अनुसार जो कानून बनाए हुए हैं, बिल्डिंग कानून अपने समय-समय पर बनाए हुए हैं, उन जी, कानूनों में ये प्रावधान किए जाते हैं। तो अब मैं आपको ये बात बताऊँ सर कि जो फ्लैट पर अगर बात आती है, जब मैं बता रहा हूँ तो ये सर क्या है कि फ्लैट बनाना मल्टी स्टोरी होते हैं सर बिल्डिंग। मतलब जो एक बड़ा एक भूखंड होता है, भूखंड पर 4, 8, 12, 10 इस टाइप से सर फ्लोर बनाए जाते हैं, 5 फ्लोर बनाए जाते हैं। और उनमें सर फ्लैट की बिक्री की जाती है। मतलब एक-एक जी, घर बना के दिया जाता है, उसके अंदर एक रेजिडेंशियल यूनिट बना-बना के दी जाती है। और वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा भूखंड है, उस भूखंड के अनुसार उस पर बनाए जाते हैं। जी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सर कि विशेष तौर पर मैं राजस्थान में बता देता हूँ, और ये जी, हर स्टेट में लागू होगा मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि हर स्टेट आपके जो नेशनल बिल्डिंग प्लान है, नेशनल बिल्डिंग कोड है, उसको
बाईपास नहीं कर सकती, उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। जी तो आपके लिए बात बता दूं सर कि सबसे पहली जो शर्त है फ्लैट बनाने की, वो शर्त ये है सर कि जो कोई भी कॉमर्शियल फ्लैट बनाया जाता है बेचने के लिए, तो सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो कम से कम 750 स्क्वायर मीटर का भूखंड होना चाहिए। उससे नीचे आप कॉमर्शियल फ्लैट नहीं बना सकते। करेक्ट अच्छा, मैं यहाँ पे इसकी बजाय मैं थोड़ा वहां से शुरुआत करता हूँ कि एज ए परचेजर हमें क्या देखना चाहिए सबसे पहले। एक एग्जैक्टली खरीदार होने के नाते हमें सबसे पहले क्या सोचना चाहिए। हम अगर फ्लैट खरीदने के लिए जा रहे हैं किसी भी सिटी में, भारत की किसी भी सिटी में यदि फ्लैट खरीदने के लिए हम जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो चीज है वो देखना है कि जो बिल्डर है, जो फर्म है या जो बनाने वाली कंपनी है, या जो फ्लैट कॉमर्शियल फ्लैट बनाने वाला है, बेचने वाला जो एजेंट है, वो रेरा में रजिस्टर्ड है कि नहीं। रेरा उसमें रजिस्टर्ड है कि नहीं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा सर, ब्रजेश जी रेरा के बारे में बताइए कि रेरा क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी जी, जैसा बता कि मैंने दीजिए। अभी बताया कि रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो रेरा में के बारे में जैसे आपने पूछा, ये होता है सर रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट। एक्ट अर्थात एक कानून है जो रियल एस्टेट को रेगुलेट करता है, उसका नियमन करता है, उसका जो है आपका प्रबंधन करता है एक तरह से कहो। संचालन करता और ये पूरे भारत में बनाया हुआ है। भारत सरकार ने 2016 में ये कानून बनाया। है जी। भारत सरकार ने 2016 में एक रेगुलेटरी एक्ट बनाया है रियल एस्टेट को लेकर, और उसके अनुसार हर स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया है, सॉरी, सभी राज्य सरकारों को यहाँ पर ये शक्ति दी गई है कि वो अपने अपने राज्य में यथा संशोधन करके इस कानून को लागू करें और बाकायदा एक मैकेनिज्म बनाएं स्टेट लेवल पर। मैकेनिज्म का अर्थ है कि एक वेबसाइट बनेगी, उसमें आपका जो जो होना चाहिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे कि भाई मुझे अपना रेरा रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन करेंगे फर्म के नाम से या व्यक्तिगत के नाम पर या कंपनी बना के या एसोसिएशन बना के, और वो ये डिक्लेयर करेंगे कि हाँ मुझे रियल एस्टेट में मैं डील करूंगा आगे जाके, या मेरी कंपनी रियल एस्टेट में डील करेगी आगे जाके, अतः मुझे एक लाइसेंस दिया जाए। अर्थात ये एक लाइसेंसिंग प्रक्रिया है, जैसे कि आपका प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए लाइसेंस लेते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी चलाने के लिए लाइसेंस लेते हैं, वो हम कभी अगले वीडियो में बनाएंगे। जैसे कि जी हम कोई फूड, हम खाद्य पदार्थ बनाने के लिए भी हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके लिए अलग से कानून है, उसमें हम किसी दिन अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक वैसे ही रियल एस्टेट में डील करने के लिए कानून के अनुसार हमें लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जी और यदि हम कंपनी बना रहे हैं तो पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में, फिर उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट से उसका लाइसेंस लेंगे। और दूसरी बात, यदि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यानी कि अगर मल्टी स्टेट में रियल एस्टेट में डील करने जा रहे हैं, तो उस कंपनी को हर स्टेट में लाइसेंस लेना पड़ेगा रेरा के तहत उस स्टेट गवर्नमेंट से। ये सर रेरा करेक्ट थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। बाकी सर विस्तार से तो ये है जी कि सर वो जो व्यक्ति है, जो परचेजर हैं, वो आराम से इसको चेक कर सकते हैं। चेक कर तो सकता पहली है शर्त होती है सर रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। खरीदार भूखंड जी। है नहीं है, घर कैसा है, फ्लैट कैसा है, ये सब बाद की बात है। सबसे पहले उसको ये चेक करना है कि जो मुझे ऑफर कर रहा है फ्लैट, जैसे हमारे पास में फोन कॉल आते हैं, साहब हमारे पास में देखिए सर अफोर्डेबल हाउसिंग अवेलेबल है, वहां पर हाउसिंग अवेलेबल है, तो सबसे पहले उसका आप रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कीजिए, उसका आई कार्ड है कि नहीं। स्टेट गवर्नमेंट ने उसको जो रेरा में रजिस्ट्रेशन दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें सबसे पहले। और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप जो है क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट की रेरा वेबसाइट पर जाकर। वहां पर वेबसाइट जी चेक करें कि इस नंबर से ये बंदा रजिस्टर्ड है कि नहीं, या फिर फर्जी। ऐसा ही हो सकता है कि आजकल जैसे कह रहे हैं सर कि आधार कार्ड भी फर्जी बनने लग गए। जी जी आधार जी कार्ड जिसमें बताते हैं कि बहुत सिक्योर होता है, आपके पांचों उंगली अंगूठे की छाप लगती है, और आपके आंखों के भी सर उसमें आइरिस का भी उसमें जो लिया जाता है, आजकल वो भी फर्जी बनने लग गए। ऐसे भी सामने आए हैं, हमारे राजस्थान में जालौर से एक सामने आया है। जी आपको जान के हैरानी होगी कि बकरियों की आंख के सर उन्होंने नमूने ले लिए।
क्योंकि इंसान की आंख और बकरी की आंख लगभग उतनी मोटी होती है, तो बकरी की आंख ले ली उन्होंने। जी जी और उन्होंने 9th के क्लास 9th या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के ऐसे बहला फुसला के उन्होंने नंबर ले लिए। अब वो फंसेंगे बेचारे बच्चे। तो कहने जी का जी मतलब जब इसमें सेफ बनता है आधार कार्ड, तो रेरा का भी कार्ड बना लेगा कोई फर्जी, देखिए साहब मैं रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा, ये सो एंड सो नंबर है मेरा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि राजस्थान सरकार की या फिर आपके जिस भी स्टेट में है, उस स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप चेक करें कि इस व्यक्ति का नाम का कोई रजिस्ट्रेशन, इस फर्म नाम की कोई रजिस्ट्रेशन है भी या नहीं है। नहीं है तो कृपा करके उससे ना खरीदें। तो करेक्ट पहला हो गया सर रजिस्ट्रेशन चेक करना उसका रेरा का। उसके बाद में आपका जो है जो बजट है, वो तो बाद में अभी फिर आएगा। अब आप चेक कीजिए कि इन्होंने जो फ्लैट बनाए हैं, उस फ्लैट बनने वाले जिस भूखंड पर जो फ्लैट बने हुए हैं, उस भूखंड की जो मिनिमम जो उसका एरिया है, वो 750 स्क्वायर मीटर है कि नहीं। तीसरा चीज चेक करें सर कि मिनिमम जो रोड की जो चौड़ाई होती है फ्लैट बनाने के लिए, वो कम से कम 40 फुट होती है सर। बिल्डिंग प्लान आप कॉलोनी 30 फुट रोड पर काट सकते हो, लेकिन फ्लैट आपको 40 फुट से कम पर नहीं काटना है। तो ये चीजें देखना है सर। उसके बाद में देखना है कि जो लोकल अथॉरिटी ने जो आपका बिल्डिंग प्लान अप्रूव किया, वो बिल्डिंग प्लान बिल्डिंग रूल के अनुसार है कि नहीं। उस प्लान में करेक्ट जो किया गया है कि आपका कम्युनिटी हॉल की चौड़ाई लंबाई इतनी होगी, कम्युनिटी हॉल आपका सेपरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है बिल्डिंग में रह रहे हैं और उसी में एक मंजिल बना दिया कम्युनिटी हॉल, नहीं। या उसी में आपने ग्राउंड फ्लोर में बना दिया कम्युनिटी हॉल, नो। कम्युनिटी हॉल अलग से एक शेल्टर बनेगा, एक अलग से बनेगा उसमें, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। अगर कम्युनिटी हॉल अलग से नहीं है और कम्युनिटी हॉल का परसेंटेज होता है सर इतने परसेंट भूखंड पर होना चाहिए, तो जी आप जी ना लें। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये पूछ रहा था क्या कम्युनिटी हॉल को जैसे आप बता रहे हैं कि बिल्डिंग के तहत नहीं बना के उसी कारपेट एरिया में जहां वो बता रहे हैं 700 जो बता रहे हैं आप उस एरिया में बनाना है। अगर सपोज करिए कम्युनिटी हॉल नहीं बनाते हैं तो अब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर कि जब आप फ्लैट लेने जा रहे हो, तो सबसे पहले मैं आपको रेरा चेक करना है। दूसरी बात, आप जिस बिल्डिंग को ऑफर किया जा रहा है, आपको जिस बिल्डिंग में फ्लैट ऑफर किया जा रहा है, उस बिल्डिंग का पहले लेआउट प्लान पढ़ें, उससे लेआउट करेक्ट प्लान मांगे कि भैया लेआउट प्लान दिखाइए आप। क्योंकि लेआउट एग्जैक्टली प्लान, वहां से सब पता चल जाएगा। जी, जो लेआउट प्लान होता है वो लोकल अथॉरिटी अप्रूव करके देती है। उसका जो आप जैसे आपका नगर करेक्ट निगम है, तो कमिश्नर या जी 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 डिप्टी कमिश्नर के उस पर मोहर लगती है, वो प्लान करके देते हैं कि इतना लेआउट है, और उस लेआउट में आपका सर उस लेआउट में कम्युनिटी हॉल भी मेंशन होता होगा। नेक्स्ट आप चेक करें सर कि उसमें पार्किंग सेपरेट है कि नहीं। मान लीजिए उस बिल्डिंग में 20 फ्लैट है या 25 फ्लैट हैं, तो हर फ्लैट की एक सेपरेट पार्किंग होनी कंपलसरी है। क्योंकि सेपरेट पार्किंग नहीं होती तो बिल्डर क्या करते हैं, बिल्डर बिल्डिंग को हैंड ओवर किया और वो भाग जाते हैं बस। और फिर है आपस में करेक्ट बिल्डिंग वाले लड़ते रहते हैं, आज मेरी गाड़ी पार्क होगी, आज मेरी गाड़ी पार्क होगी, तो उसके लिए लड़ते रहते हैं। उससे अच्छा है आप उसको चेक कर लें। फिर उसके अलावा दूसरा एक और चीज है कि आप लेआउट प्लान लेके बैंक में जाइए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बैंक वालों से लोन मांगिए कि साहब मुझे इस बिल्डिंग के नाम पर मुझे फ्लैट लेना है और मुझे लोन चाहिए, तो बैंक जी अपने आप चेक कर लेगी इसको। फिर आपको जो है ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जी, बैंक सारी फॉर्मेलिटीज पता कर लेगा कि ये अप्रूव्ड है कि नहीं, रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं। बैंक सारा कुछ कर लेगा क्योंकि एक यही जगह है जहां से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। यू आर राइट। जी, जी लेकिन यहाँ पे फिर मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। बैंक पता करेगा, लेकिन बैंक सारा पता नहीं करवा पाता, क्योंकि बैंक में भी हमारे और आप जैसे एजेंट बैठे हुए, और एजेंट को सर्वेयर जाएगा और वो सर्वेयर 5,000 रुपए लेगा और उसको भी लोन को अप्रूव कर देगा। इसलिए ओके बैंक के साथ साथ आपको स्वयं भी चेक करना है कि ये चीजें हैं जी कि जी नहीं। क्योंकि 2 नंबर का काम कोई भी करना चाहेगा सर, 2 रुपए का लोभ हर एक व्यक्ति को होता है। उस सर्वेयर को 5,000 10,000 रुपए दीजिए, वो सर आपका बिल्डिंग प्लान, वो हाँ ठीक है, ओके है, और वो जाके मैनेजर को बोल देगा, मैनेजर अप्रूव कर देगा आपका लोन। तो करेक्ट इसलिए एक बार खुद भी चेक करना है, लेआउट प्लान चेक करें। उस लेआउट प्लान के अनुसार आपका हरियाली एरिया है कि नहीं उस एरिया में,
आपका प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई। आपको एक बात बताऊं, आपको जान के हैरानी होगी कि जब कोविड में ज्यादातर जो हमारी डेथ हुई थी और जब डेथ का कारण पता चला, तो उन लगभग लगभग सभी डेथ में एक कॉमन कारण था कि उन लोगों में विटामिन डी की कमी मिली थी। और जी विटामिन डी सूर्य की रोशनी से मुफ्त मिलती है हमको। तो इसीलिए आप जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के चक्कर में एक जो प्राकृतिक रोशनी मिलती है, प्राकृतिक हमको ऊर्जा मिलती है विटामिन डी, उससे आप वो जो वंचित ना हो। वंचित है, करेक्ट। जी आजकल तो वकील साहब, आजकल तो ये देखा गया है कि जब कम्युनिटी जो बनाते हैं, रेरा अप्रूव्ड फ्लैट्स बन रहे हैं, उसमें स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, जिम भी होना चाहिए, शॉपिंग सेंटर भी होना चाहिए, कई चीजें आ गई हैं। यानी कि आप जो वहां फ्लैट खरीद रहा है, वो वहां खरीदने वाला वहीं पे सारी चीजें कर सकता है, यानी मार्केट जाने की जरूरत भी नहीं है। इस तरह के भी कई फ्लैट्स बन रहे हैं। तो क्या हाँ, यहाँ पे भी सब कुछ चेक करना पड़ेगा? लेआउट ही एक ऐसा तरीका है, लेआउट से सब कुछ पता चल जाएगा कि इसके लिए हमें सर क्या मैं क्या बताता हूँ फैसिलिटी जो दे रहा है ये। लेआउट। जी, इसका जो लेआउट डायग्राम का भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। और आपने जो बताया स्विमिंग पूल, शॉपिंग सेंटर, आपका ये जी रिक्रेशन रूम, आपका सर पार्टी हॉल, ये चीजें मैं जी आपको जी बताऊं कि सर ये बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें बनाया जाता है। जी जी जी। इसमें भी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपका मिनिमम एरिया कितना है, आपका लैंड एरिया कितना है, भूखंड कितना कितना हिस्से पर है तो उसके आपका। लिए तो बड़ा कारपेट एरिया चाहिए होगा। ये सारी चीजें करेक्ट बनाने सर, के लिए करेक्ट बड़ा कारपेट एरिया चाहिए होगा। करेक्ट करेक्ट। उस जी पर जी। उतना ही कारपेट एरिया लगता है, उतना ही लगेगा। और उसके लिए 40 ठीक। फुट रोड नहीं, फिर उसके लिए रोड की जो चौड़ाई है वो भी बढ़ेगी। 40 की जगह 60 फुट होगी, फिर वो 80 फुट हो सकती है, 100 फुट जी हो जी जी। सकती है, 200 फुट की रोड की चौड़ाई हो सकती है। तो वो रोड की बहुत। चौड़ाई भी देखनी कंपलसरी है। जी जी। ब्रजेश जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो रूम्स बनाते हैं यानी जो फ्लैट्स बनाते हैं, जो कमरे का डायमेंशन होता है, कारपेट एरिया कहां से कहां तक देखते हैं? यानी कि जो डायमेंशन लिया जाता है, वो कैसे लेते हैं? सर इसके लिए मैं हालांकि कह देखो साइंस का ये जो आपके जो आपने बताया, ये आपका आर्किटेक्चर का काम होता है। इसके लिए मैं जी बताऊं आपके लिए सर कि जब आर्किटेक्चर इसको लेआउट प्लान को अप्रूव करके देता है, उसमें बताया जाता है उसमें बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार कि इसका ये डायमेंशन ये है। ठीक ठीक है। अगर मान लीजिए डायमेंशन में ही, जैसे मान लीजिए 10x15 का कोई बना रहे हैं, जी 10x15 का ना बना के वो 9x14 का अगर बनाता है या 9x13 का बनाता है, तो क्या ये उचित है क्या? नहीं है सर, उचित नहीं है, उचित नहीं है। लेआउट प्लान के अनुसार लेकिन अगर अब तो हमने आपने ले बना लिया। है तो वो उचित अगर नहीं मान लीजिए है। हमने उसको ले लिया, तो अब क्या होगा? लेने के बाद क्या होगा? हम उसको कोर्ट हाँ, में भी नहीं जा सकते। अब मैं बताता हूँ सर इसके लिए सर। हाँ, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हर व्यक्ति। अब इसके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ सर कि क्या होता है जी कि जो कंपनी बनाती है या बिल्डर बनाते हैं, ये लोग होते हैं पावरफुल और इनके पास में सारी मशीनरी होती है, इनके खुद के आर्किटेक्ट होते हैं, इनके साइट इंजीनियर होते हैं, और जी, सब इनके कुछ सर होते खुद हैं के इनके पास। प्रोजेक्ट होते हैं। इनके सर ये जी जी। बैंकों से ऑलरेडी करार करके रखते हैं कि ये फोन करते हैं और बैंक लोन अप्रूव कर देता है। तो करेक्ट मतलब इनके करेक्ट। पास में चीजें रेडीमेड होती हैं, और जो कॉमन बायर होते हैं उनके पास में ये चीजें नहीं होती हैं। करेक्ट। तो अब मैंने जब पहली बार शुरुआत की थी वो आपसे बात करने की, वो यही की थी कि सबसे पहले इनका रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करें। और अगर गलती से आपने ले लिया है और लेने के बाद में अभी तुरंत आपको पता चल रहा है, ज्यादा देरी जी ना करें। 2 साल के अंदर, 2 साल का टाइम होता है सर। कंज्यूमर कानून के अनुसार आपके पास 2 साल का समय होता है। 2 साल के अंदर आप जो है रेरा में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जिस रेरा अथॉरिटी से, जिस स्टेट में आपने लिया, उस स्टेट की रेरा अथॉरिटी पर कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। यदि आपकी कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं होती है, तो आप सीधे सीधे उस सिटी में ही, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं आपको, उसी सिटी में जिला कंज्यूमर कमीशन होता है। जी जी। कंज्यूमर कमीशन में आप अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। कंज्यूमर कंप्लेंट दायर करने का बहुत सिंपल तरीका है सर। और आपको मैं इतना आश्वासन देता हूँ, 2 साल, हाँ, लेकिन ये 2 साल के अंदर करना है। थोड़ा डिले करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है।
यदि किसी ने ले लिया है तो आप उस बिल्डर के, उस फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में आप अपना क्षतिपूर्ति, आप अपना मानसिक समस्या, आपकी जो भी खर्चा होगा उस खर्चे का उसमें डालिए। आपको कंज्यूमर कोर्ट आपको हेल्प करेगा इसमें, और जी आपके पैसे जो फंस गए हैं वो पैसे भी वापस दिलवाएगा। आगे उसके लिए जो आपको मानसिक जो समस्या हुई है, वो पीड़ा हुई है, आपके जो हुआ है दिक्कत, उसको भी वो सॉल्व करेगा। उसके लिए भी क्षतिपूर्ति का इसमें प्रावधान है सर। परिणाम है। जी जी ब्रजेश जी, एडवोकेट साहब, ये भी देखा गया है कि कुछ लोग तो फ्लैट्स ले लेते हैं अपने कमर्शियल यूज के लिए, नहीं करके रहने का सोचते हैं कि बाद में देंगे, रहेंगे। लेने के बाद वो दे देते हैं, सबलेट कर देते हैं किसी किराएदार को। अब जब किराएदार को वो सबलेट कर देते हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद भी किराएदार के पास, जैसे मान लीजिए 2 साल 3 साल, जैसे आपने बोला 2 साल के अंदर उनको देना है कोर्ट में। अगर मान लीजिए 2 साल वो निकल जाता है, 3 साल के बाद वो आता है, जो मेन मकान मालिक है, वो आता है रहने, वो उसका डायमेंशन वगैरह लेता है, तो नहीं कर सकता है वो कंप्लेन? सर इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताऊं कि इसमें मुश्किल हो सकती है, कारण कि एक बार आपने ले लिया और 2 साल तक आपने यूज कर लिया, उसको रह करके यूज किया, और यूज जी किया तब आपको पता चल गया, चाहे आप यूज कर रहे हैं चाहे आपका किराएदार यूज कर रहा है, किराएदार यूज कर रहा है तो भी वो बताएगा कि साहब इसमें ये समस्या है, इसकी जी पाइपलाइन यहाँ से नहीं चाहिए थी, ये पाइपलाइन यहाँ पर नहीं है, इसका जो खिड़की यहाँ पर ऐसी नहीं है, वैसी है। तो हालांकि किराएदार को ये लेआउट का पता नहीं होता, किराएदार को तो ये पता होता है केवल ये फ्लैट है। तो वो फ्लैट किराएदार भी अगर आपको उसको मालिक को बता देता है, जो परचेजर को बता देता है, तब भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। परंतु जी 2 साल के बाद, आप मैंने जैसे कि बताया कि 2 साल के बाद अगर आप कंप्लेन करते हैं तो थोड़ा-सा जी आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इससे बेहतर होगा कि आप समय रहते इसकी कंप्लेन कर दें, और आपको उसके ठीक अनुसार आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आपका जो क्षतिपूर्ति होगी, वो कंज्यूमर कोर्ट आपको दिलवाएगा। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं एडवोकेट साहब, चलते चलते आप 5 ऐसे पॉइंट पॉइंट बता दीजिए कि जैसे मैं अगर लेने जाता हूं तो मुझे वो कौन कौन से 5 पॉइंट को देखना पड़ेगा। रेरा देख लिया, बिल्डिंग देख ली, वो सारा चीज एक साथ फटाफट बता दें, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। बताइए। जी, जी। मैं आपको बता देता हूँ सर, सबसे पहले तो जब आप फ्लैट खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आपका रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करें बेचने वाले का। करेक्ट नंबर करेक्ट दूसरा, उसका लेआउट, जैसे ही पहली शर्त पूरी हो करेक्ट गई रेरा की, दूसरी शर्त है आपकी उस बिल्डिंग का लेआउट प्लान चेक करें। 2 ठीक है। सीरियल वाइज बता रहा हूँ सर मैं, सीरियल वाइज। पहला हाँ बताइए। रेरा चेक करें, दूसरा आपका सर बिल्डिंग का लेआउट प्लान चेक करें, तीसरा लेआउट प्लान के साथ में लेआउट प्लान अपने हाथ में लेकर उस बिल्डिंग को फिजिकल चेक करें। करेक्ट उस बिल्डिंग को फिजिकल चेक करें कि जो मैंने कम्युनिटी हॉल इसमें देखा है वो कम्युनिटी हॉल वहां पर है कि नहीं, है कि जो नहीं है, हरियाली बिल्कुल एरिया होना सही। चाहिए 6% इसमें 6% 8% वो उसमें है कि नहीं वो चेक करें, जो पार्किंग करेक्ट एरिया जहां पर होना चाहिए था वो पार्किंग एरिया है कि नहीं वो चेक करें, जो लिफ्ट मैंने देखी थी उसमें लेआउट प्लान में वो लिफ्ट है कि नहीं, जो ऊपर रूफ टॉप सोलर सिस्टम देखा था वो सोलर सिस्टम है कि नहीं, और हर फ्लैट की एक सेपरेट टंकी है या नहीं है, ये सब चेक करना है आपको। करेक्ट उस प्लान के अनुसार आपकी जो पाइपलाइन है, ऐसा तो नहीं है ऊपर वाले की पाइपलाइन आपके घर में से जा रही है नीचे, क्योंकि ऊपर वाले की अगर पाइपलाइन चौक होगी तो फिर वो आपका घर भी तोड़ना पड़ेगा। करेक्ट इसलिए जो इसलिए जो वो स्पेशली पानी की और टॉयलेट के जो पाइपलाइन है वो घर के बाहर होना चाहिए, ताकि रिपेयर बाहर से बाहर हो जाए, आपको जरूरत ना पड़े छेड़खानी करने की। तो ये चेक करेक्ट करें। फिर उसके बाद में सर ये चेक करें कि इस एरिया की डीएलसी रेट क्या है। डीएलसी रेट के से ज्यादा अगर हो रहा है तो आप रेरा में कंप्लेन कर दीजिए। डीएलसी रेट मान लीजिए 15 लाख रुपए और आपसे मांगे जा रहे हैं 50 लाख रुपए, आप कंप्लेन कर दीजिए, क्योंकि राइट टू, ये बिजनेस नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये बिजनेस नहीं है। आप दूध का जी पैकेट लेने जाते हो उस पर एमआरपी लिखी होती है। करेक्ट आप कोई भी परचेज करने जाते हो, बड़ी से बड़ी लग्जरी गाड़ी खरीदने जाते हो, आप रॉयल्स रॉयल्स खरीदने, रॉयल्स रोल्स वगैरह, जो मैं तो नाम भी नहीं जानता उन गाड़ियों के, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो करोड़ों में खरीदी जाती हैं, उनका भी सर एमआरपी होता है। करेक्ट आपके फ्लैट का भी एमआरपी होगा। ऐसा नहीं कि फ्लैट बोला 15 का और बेच दिया 50 लाख का, ये नहीं। तो जी रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करें, बिल्डिंग लेआउट प्लान चेक करें, लेआउट प्लान के अनुसार उसका फिजिकल चेक करें,
फिर उसकी डीएलसी रेट चेक करें कि डीएलसी यहाँ पर मार्केट में क्या चल रही है, उसको ज्यादा मेरे को कोई ठगा तो नहीं जा रहा है। 4 चीज। करेक्ट। 5वीं चीज, यदि इसके बावजूद आपके साथ धोखाधड़ी हो गई है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करने में चूक ना करें, आपको पूरा मुआवजा दिया जाएगा, चाहे वो फर्म कितनी बड़ी करोड़पति क्यों ना हो, कितने ही बड़े देश विदेश में काम क्यों ना कर रही हो, आपको बेनिफिट मिलेगा। और मतलब 2 इस साल के काम में अंदर यदि अंदर आप कंप्लेन असमर्थ करें तो हैं, बेनिफिट है। यदि आप इस काम में असमर्थ हैं, थोड़ा आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो किसी अच्छे एडवोकेट से इसके लिए आप हेल्प लें और करेक्ट। उनके थ्रू चेक करवाएं। पर जी, जी। ग्राहक के तौर पर आपको चूक नहीं करनी है। करेक्ट। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका एडवोकेट साहब, आप आए और बताया आपने किस तरह से फ्लैट लेना चाहिए और क्या-क्या है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। सर जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद।